हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो थे, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं बेटा तो उसको करिए। और जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए आप मुझे या तो आप YouTube पे ही आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे करके या डायरेक्ट फ़ोन करके, कैसे भी हो आप करिए उसको, ठीक है। अब उसी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड ही एक छोटा सा टर्म है, एक छोटी सी चीज़ है, उसको हम लोग देखते हैं और उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ट्रॉपिक मिक्सचर या इसी का नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन हैं A और B, और दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन का अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग और भी बात करेंगे आगे, बट अभी इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। सपोज कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जो लिक्विड A है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड B जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है समथिंग मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इन दोनों लिक्विड को आपने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, इसको हम बोलेंगे लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। और क्लास 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर दो लिक्विड का मिक्सचर है तो इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि इस लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं, तो जब इसको हीट देंगे तो जैसे ही इस लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये कंपोनेंट A इवापोरेट कर जाएगा यहाँ से, और फिर इसको ले जाके हम लोग कंडेंस करा लेते हैं, तो A पार्ट यहाँ से निकल जाता है। और फिर जब 90 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुंचता है तो फिर कंपोनेंट B भी इवापोरेट होने लगता है या वेपराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है टेक्निक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब मान लीजिए कि आपने A और B को मिलाना शुरू कर दिया, तो अगर ऐसा हो कि A और B का जो बाइनरी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को किसी एक पर्टिकुलर, ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर कंपोजिशन
कंपोजिशन, एक फिक्स कंपोजिशन ए का और बी का एक फिक्स परसेंटेज का एक सॉल्यूशन आपने बनाया, और उस सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अब कंपोनेंट ए और बी को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, इस पूरे लिक्विड में जो कंपोनेंट ए और बी हैं, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग 50 और 90 ना होके इस पूरे मिक्सचर का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट 50 और 90 के बीच का नहीं होगा, या तो ये 50 से कम हो जाएगा या तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आया कुछ? देखो फिर से देखो, हमने आपसे कहा बेटा कि अगर दो लिक्विड के बाइनरी सॉल्यूशन है और इस लिक्विड मिक्सचर से कंपोनेंट ए और बी को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, तो ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हो गया? ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो कंपोनेंट ए और बी हैं, जिनका प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब ये 50 और 90 ना होके ओवरऑल सॉल्यूशन का एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और उसी बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों के दोनों एक साथ इवापोरेट करेंगे, और जब दोनों के दोनों एक साथ इवापोरेट करेंगे तो वेपर फेज में भी दोनों के दोनों एक ही साथ आएंगे, और जब दोनों एक ही साथ वेपर फेज में आएंगे तो फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन का कोई मतलब नहीं है। दोनों की वेपर एक ही साथ आ रही है, तो अब यहाँ पे इनको कंडेंस करेंगे दूसरी जगह पे, तो फिर से दोनों एक साथ आ गए। पहले वाले केस में क्या था कि कंपोनेंट ए जो था वो 50 डिग्री पे इवापोरेट कर रहा, तो सिर्फ पहले कंपोनेंट ए इवापोरेट हो गया पूरी तरह से, उसको आप ले जाके अलग कंडेंस करा लिए, तो वो सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन में a प्लस बी और वेपर में a प्लस बी। आपने पढ़ा था कि सॉल्यूशन में इन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को XA और XB के टर्म में पढ़ा था, और वेपर फेज में YA प्लस या YB के रूप में पढ़ा था। तो जितने भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, इनका वेपर फेज और सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है x प्लस वाई, मतलब ये प्लस नहीं, कंपोजिशन, यहाँ पे जितना XA होगा उतना ही YA होगा, जितना XB होगा उतना YB होगा। दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है,
अब तीसरी बात ये करते हैं कि किस तरह के सॉल्यूशन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेटा हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी। ठीक, हमने सॉल्यूशन लिया a+b का, यहाँ पे वेपर होगी उनकी a और b। अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, और इसकी वैल्यू ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चले हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, ये 50 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, इस रेंज में 50 से 90 के बीच में नहीं होगा, या तो इससे कम इधर होगा या तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। पहले को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरे को बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब सिर्फ इससे है कि जो दो कंपोनेंट्स आपने लिए थे ए और बी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 50 और 90 था, तो अगर इस कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वाला कंपोनेंट है उससे भी कम हो गया, लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा आइदर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स में से जो कम बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया इन दोनों में से, यानी कि 90 से भी ज्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, तो यहां तक तो आसान है। अब आपको ये देखना है कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, एक था पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक था नेगेटिव डेविएशन वाला, तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और कौन बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर आप समझ लें तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कम था उससे भी कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया। ठीक है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होने का मतलब क्या हुआ बेटा कि कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो शो करते हैं नॉन
आइडियल सॉल्यूशन शोइंग non-ideal solution showing positive deviation। और बिल्कुल इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट अब पहले से ज़्यादा हो गया, जो मैक्सिमम था उससे भी ज़्यादा हो गया, यानी कि अब वेपर उस तेज़ी से उस रेट से नहीं बन रही है, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो गया। रेट ऑफ इवापोरेशन कम होने का मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना मतलब वो सॉल्यूशन हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, तो ये छोटी सी बात थी। अब इसमें हमको कितना ही ध्यान रखना है कि एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो इन दोनों कंपोनेंट्स में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे भी कम हो जाएगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएंगे, और ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी। एजियोट्रॉप ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है और इसके कंपोनेंट्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस मिक्सचर का, इस बाइनरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। ध्यान रखना बेटा, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाए। जैसे हम तुमको थोड़ा सा बताएं, हम एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की बात करते हैं। एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाता है एथिल एल्कोहल प्लस वाटर का, एथिल एल्कोहल और वाटर। अब बेटा आपको यही ध्यान देखो कि एथिल एल्कोहल और वाटर ये आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल बनेंगे। वाटर के अंदर इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एल्कोहल की वजह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा और इस वजह से ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर एल्कोहल और वाटर के बीच में जो नया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पहले से वीक होगा, तो इस सॉल्यूशन के इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको ये तो पता ही ना कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका जो होता है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 86.8 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ 78 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब
ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कंपोजिशन में किसी भी रेशियो में एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O को मिला दिया तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, नहीं। इन दोनों के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने के लिए ये जरूरी है कि इसका 95% लिया जाए वेट बाई वेट और वाटर इसमें होना चाहिए 5% वेट बाई वेट, 5% वेट बाई वेट। इसी कंपोजिशन, दैट्स वाई कि मैं बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, हर किसी कंपोजिशन पे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद बेटा हमारा दूसरा अगला टॉपिक आ जाता है हेनरी लॉ से रिलेटेड। जैसे हमने कहा था कि हम 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। और उसमें हमने आपसे कहा था कि गैस इन लिक्विड के सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हमने आपको बताया भी है मेन क्लास में, फिर भी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक सॉल्वेंट लिया और हम लोग डिफिनीशन करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो हर चीज का अमाउंट फिक्स रखेंगे। जैसे सॉल्वेंट है तो इसका एक फिक्स अमाउंट लिया है, इसका फिक्स अमाउंट, और इस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर भी हमने कर दिया कांस्टेंट, और इसमें हमने सल्यूट ऐड करना शुरू किया। तो जो सल्यूट है ये वाटर के साथ मिलके और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे आप सल्यूट मिलाते जाओगे तो इसके अंदर सॉल्यूशन में जो सल्यूट है वो डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होने की वजह से सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। और उसी टाइम पे जो यहाँ अनडिसॉल्व सल्यूट के पार्टिकल हैं और ये डिसॉल्व सल्यूट के पार्टिकल हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे तो डिसॉल्व है ये फिर से सॉल्यूशन से बाहर। सॉल्यूशन से बाहर का मतलब कि फिर से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेंगे। सल्यूट जाएगा सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से सल्यूट फिर से बाहर आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। और नीचे वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। इनिशियली जैसे जैसे आप सल्यूट ऐड करते जाएंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ेगा और इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो कम होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाएगा और हमेशा की तरह इस टाइम को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बार इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो सल्यूट का जो सॉल्यूशन में अमाउंट है अब वो चेंज नहीं होना है, वो एज इट इज बना रहेगा। वो अब सिर्फ चेंज होगा किससे, टेम्परेचर से।
तो वही अमाउंट सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक, तो डिफाइन कैसे करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a particular solvent at a particular temperature। तो ये हो गई अपनी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसके अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जनरली हम लोग लेते हैं ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग अपना जैसी जरूरत हो सकती है हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हेनरी लॉ में इसको चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, अब किसी भी सॉल्यूट की किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है पहला तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का नेचर। और तीसरा है टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम की बात है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ हो जाएगा ऑन द प्रेशर। और इन चारों फैक्टर का अलग अलग रोल होता है अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आपको पता है बेटा कि अगर वाटर में आप चीनी डालते हो तो घुल जाता है, नमक डालते हो तो भी घुल जाता है, लेकिन उसी वाटर में आप नेफ्थलीन बॉल डाल दो तो नहीं घुलेगा। नेफ्थलीन को अगर आप केरोसिन ऑयल या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दो तो घुल जाएगा। तो हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। ठीक है, तो कौन किस में घुलेगा, इसी के लिए एक रूल आता है और उस रूल को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी रूल। और वो रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। मीन्स कि पोलर सॉल्यूट विल dissolve in polar solvent और non-polar solute will dissolve इन non-polar solvent। जैसे हमने कहा था नमक NaCl प्लस माइनस है, ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस और माइनस इसमें भी होता है। तो अब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। ग्लूकोज की बात करो बेटा C6H12O6, तो इसमें भी थोड़ी बहुत पोलरिटी आती है। और दूसरी चीज़ कि ये जाके वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। बट अगर आप बात करो नमक NaCl और इसको आप केरोसिन ऑयल में डालते हो
या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हो तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं और NaCl आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, प्लस माइनस बन रहा है इसमें, तो या ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है सॉल्युबिलिटी रूल। अब इसमें एक हम आपको बता दें थोड़ा सा कि इस सॉल्युबिलिटी रूल में कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पे जो डिसाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्यूट, फिर वही हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन लेके चलेंगे और सॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो काम करेंगे, एक होगा टेम्परेचर और दूसरा होगा प्रेशर। टेम्परेचर के लिए हमने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन कब बढ़ेगा, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट जो है वो रिलीज हो रही है, और अगर हीट रिलीज हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एक तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसका बाई प्रोडक्ट है, और फिर भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। कैसी रिएक्शन के लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन में आपको हीट की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर रिक्वायरमेंट है और तब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। प्रेशर के लिए, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का बहुत कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप वाटर में शुगर या NaCl घुलना बंद हो गया है तो टेम्परेचर बढ़ा के उसका घुलना, डिसोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेशर से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि जो अपना सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। और आपने बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल हैं तो इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे आपको पता है कि एयर में CO2 है, O2 है, N2 है, तो वाटर में भी, जो वाटर है उसमें भी CO2 होती है, O2 होती है, N2 होती है, बस इसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो किसी भी गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो वहाँ पे भी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे, और दूसरा डिपेंड करती है प्रेशर पे, ठीक है। एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और दूसरा डिपेंड करती है प्रेशर पे, और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक लिक्विड लिया है
और इस लिक्विड के सरफेस पे आपने कोई गैस रखी है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं और यही गैस के मॉलिक्यूल अगर सॉल्युबल हैं तो इसमें आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब देखना है हमको कि प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब प्रेशर बढ़ा के आपने यहाँ कर दिया, यहाँ तक लिक्विड था, तो अब जो गैस के लिए सरफेस एरिया था वो कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने से क्या हुआ बेटा कि जो गैस के मॉलिक्यूल इस लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो इस छोटे से एरिया या छोटे से वॉल्यूम में आ गए हैं। और जैसे ही छोटा सा वॉल्यूम हुआ है, ये कैसे हुआ, प्रेशर इंक्रीज करने से। प्रेशर इंक्रीज किया, ये नीचे आया, तो अब इस लिक्विड सरफेस से जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस आ रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट विथ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नंबर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज कि इस वजह से प्रेशर बढ़ा देने से वॉल्यूम कम हुआ, तो रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक अप्रॉक्सीमेशन है। अब सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगी प्रेशर के साथ, इस बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था हेनरी, और उन्हीं के नाम पे इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। सिंपल सा लॉ है बेटा कि किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम कहें कि P अगर प्रेशर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X, और X यहाँ पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और इस कंडीशन में इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी मान के चल रहे हैं। तो हेनरी ने जो अपना लॉ दिया था, और ये क्या है उसका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर गैस का जितना ज्यादा होगा, लिक्विड के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वल में करें तो एक कांस्टेंट ले आएंगे KH, और ये हो जाएगा X, जहाँ पे KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहने को कांस्टेंट है, बट ये ढेर सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, तीसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर, और भी कई फैक्टर है। तो ये कहने का मतलब कि ये कांस्टेंट जरूर है, बट सारी चीजें आप बता देंगे कि टेम्परेचर क्या है, गैस कौन सी है, किस सॉल्वेंट में इसको डिजॉल्व करते हैं, तब इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है।
ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया कि आप गैस का वेपर प्रेशर जितना बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा वाटर में या पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, ठीक है। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। x को एक तरफ ले आओ, x बराबर क्या हो जाएगा P/K। अगर आपने मान लिया कि इसको हमने कर दिया कांस्टेंट, तो x प्रोपोर्शनल टू 1/kh हो जाएगा। मतलब बेटा कि अगर किसी गैस के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अभी हम लोगों ने टेम्परेचर की बात की थी ना, तो बेटा जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, और अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। बोलो, तो ये हेनरी लॉ। अब इसके दो चार छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं, आपको ध्यान इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैंने आपको दे रखे हैं, आप सॉल्व कर देना। ध्यान रखना उसमें कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है, x मोल फ्रैक्शन है बेटा, और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, तो KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर होगा, ये KH होगा, ये मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आता है, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना, यूज करते समय जो KH की वैल्यू डिसाइड गिवन होगी उसी की यूनिट के हिसाब से आपका ये प्रेशर भी रखना होगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन रख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ बातें हो गई, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। उपयोग से पहले हेनरी लॉ से एक चीज है बेटा कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन तो यही है बेटा, आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग पीते हो तो उस कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, इसमें शुगर होता है, वाटर होता है, शुगर होता है और CO2 गैस मिलाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक का जो भी टेस्ट होता है ना वो इस CO2 की वजह से ही होती है, ठीक है। अब गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे। हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं CO2 गैस, तो आपको क्या लगता है कि ये गैस अधिक से अधिक इसमें डिजॉल्व हो, इसके लिए इसको फिल करते समय, सील करते समय प्रेशर हाई रखना होगा कि कम। प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो दैट्स वाई जो भी सॉफ्ट ड्रिंक सील किए जाते हैं वो अंडर हाई प्रेशर सील किए जाते हैं। और दूसरा इसका एक फैक्टर है कि कोल्ड ड्रिंक कब अच्छी लगती है बेटा, ठंडे में कि गर्म में। जैसे मान लीजिए इसमें CO2 है और ये बाहर रखी हुई है,
आपने इसको सील कर दी। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो CO2 की जो सॉलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये CO2 यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही आप डॉट खोलोगे यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बट जब इसको आप चिल्ड कर देते हो तो चिल्ड करते ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, KH की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सारी की सारी CO2 इसमें मिक्स हो जाएगी और फिर आपको पीने में इसका टेस्ट आएगा। दूसरा इसका है, आपको पता है कि जैसे 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 मान लो यहाँ पे हम लोग बात करें हम सरफेस पे, तो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर। जैसे अभी हम लोग आप वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कितने का लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर का। मेरे पे भी 1 एटमॉस्फेयर का लग रहा है। अब जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे आप, माउंटेन्स पे जाएंगे, तो माउंटेन्स पे वहाँ का जो एयर होता है वो रेयर हो जाता है, उतनी डेंस नहीं होती है और रेयर होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इस डिक्रीज प्रेशर की वजह से इस माउंटेन पे जो भी आदमी रह रहा है उसके ब्लड वेसल्स में और टिश्यूज में जो ऑक्सीजन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ भाई, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो जो भी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी ब्लड में और टिश्यू में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। आप माउंटेन्स पे गए तो वहाँ पे एक तो जो एयर है वो रेयर हो गई, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया और दूसरा प्रेशर भी घट गया। प्रेशर घटने की वजह से यहाँ पे जो आदमी सांस ले रहा है तो ब्लड उसके एयर जो है, ऑक्सीजन जो है उसके ब्लड वेसल्स में तो जाएगी, बट प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो टिश्यू को, ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलेगी और कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, क्लियरली वो सोच समझ नहीं पाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं एपोक्सिया, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, एपोक्सिया। ब्लड वेसल्स में या ब्लड में या टिश्यू में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट ना आए तो जो भी माउंटेनर्स होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, वो वहाँ की ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाते हैं। तो इस वजह से प्रेशर और उसके अंदर ऑप्टिमम प्रेशर मेंटेन किया जाता है। इसका अगला एग्जाम्पल है स्क्यूबा डाइवर्स के लिए। स्क्यूबा डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर मतलब बेटा गोताखोर। जैसे मान लीजिए ये सी सरफेस है और ये सी का बॉटम है। सी सरफेस पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है और इस बॉटम का प्रेशर, अगर ये वाटर कॉलम H है तो H के वजह से ρGH ये प्रेशर बढ़ जाएगा और पहले से था कितना 1, तो इस लेवल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। कितना होगा? 1 + ρGH। रो क्या है? डेंसिटी है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और H क्या है? इस वाटर कॉलम की डेप्थ है। तो जैसे जैसे आप सरफेस से जाओगे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं तो वो जैसे जैसे पानी के अंदर जाएंगे, डीप सी में जाएंगे तो डीप सी का प्रेशर बढ़ेगा
और अगर बढ़ेगा तो सपोज करिए कि ब्लड वेसल्स है, तो इसमें ऑक्सीजन की, हम थोड़ा सा बड़ा बना लें, ये ब्लड वेसल्स है, तो प्रेशर बढ़ने से इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन ये जो है ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, पानी के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज में खर्च होगा, लेकिन नाइट्रोजन खर्च नहीं होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी हुई है, तो यही ब्लड वेसल्स में ये इकट्ठी होती रहती है, ब्लड के साथ ये फ्लो करती रहती है। और ये किस फॉर्म में है? डिसॉल्व फॉर्म में, यहाँ पे घुली हुई अवस्था में है। ठीक, अब स्क्यूबा डाइवर इसको जो भी करना था इसने किया, और अचानक से फिर ये वापस आ गया, और जैसे ही अचानक से वापस आया बेटा, तो इसका प्रेशर अब बहुत ज्यादा कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे डिसॉल्व थी, अब वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो बबल्स के रूप में आ जाएगी, और ये बबल्स क्या करेंगे? हमारे ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक कर देंगे। और जैसे ही ब्लड कैपिलरी ब्लॉक होगी तो इसके एडवर्स इफेक्ट में जो जो कंडीशन होती हैं, उन कंडीशंस के सिम्टम्स को हम लोग, या उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं बेंड, BEND, बेंड, या इसी को एक और बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, तो इस डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्क्यूबा डाइवर के जो गैस के सिलेंडर होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के जगह पे नाइट्रोजन को और डाइल्यूट कर देते हैं, और उसके जगह पे हम लोग हीलियम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम की ब्लड में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से कम होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसकी साइज भी नाइट्रोजन से कम होती है, तो ये अगर बनता भी है तो छोटा होगा, फिर भी ये ब्लड फ्लो कर सकता है, ब्लॉक नहीं होगा, ब्लड वेसल्स आपका ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी और लास्ट चीज आपसे ये पूछा जाता है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल कब होते हैं, समर्स में या विंटर में? तो इसका आप हेनरी कांस्टेंट के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH, और इसके प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। अब जो एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले एनिमल हैं, तो एज सच टेम्परेचर का उनके ऊपर, उनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं होता। क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है अपने टेम्परेचर को वो चेंज कर लेते हैं, तो उसके वजह से तो कोई फर्क नहीं है। बट पानी के अंदर उनको रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इस वाटर में होगी उनका लाइफ उतना कंफर्टेबल होगा। और वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हेनरी कांस्टेंट पे, और ये हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ाओगे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऑक्सीजन का कंपोजिशन परसेंटेज वाटर में, एक्वाटिक लाइफ में कम हो जाएगा,
जो भी एक्वेटिक रिजर्वायर है उसमें कम हो जाएगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो एक्वेटिक एनिमल की लाइफ अब उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। जैसे ही विंटर आता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते pH की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद बेटा हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आप इसके जो भी क्वेश्चन है वो कर लेना, नोट्स आप बनाते चलिए, साथ में क्वेश्चन करना, सब प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यही अब तक जो हमने पढ़ा है इस पे ये बेसिक था। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।